Hello students, welcome to my YouTube channel program. In part 19, we have studied about P block elements, group 15, HNO3 preparation and uses, and also about the structure of oxoacids shown by the phosphorus. Now in part 20, we will study about allotropy in phosphorus. Now what does mean by allotropy? Definition एलोट्रोपी की। एलोट्रोपी क्या है? एक तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं अपरूप। अपरूपता मीन्स बहुत सारे अनेक रूप होते हैं, बट वो भीतरी जो उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। इसका मतलब एक एलिमेंट है, एलिमेंट बहुत सारी फॉर्म में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे सुना होगा कि कार्बन जो है डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कॉल में भी होता है। तो वो सब क्या है? केमिकली प्रॉपर्टी उनकी सेम आएगी, बट भौतिक जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट केमिकली तो सेम ही होनी है क्योंकि वो एलिमेंट है। तो एक्चुअली एलोट्रॉप्स क्या है? एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो एलिमेंट शोइंग सम फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट उनकी केमिकली क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सारी क्या होंगी? सेम। तो एलिमेंट्स की ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एलिमेंट फॉर्म्स हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी कार्बन की बात की, हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो कोक, चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? हम कुछ लिखे हैं, अभी बहुत सारे हैं इसमें। ये सब के अंदर, ये भी कोक में भी, कोल में भी, चारकोल में भी, सबके अंदर, डायमंड में भी, ग्रेफाइट में भी, अगर मैं सिंपल इनका केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो मैं इन सबको सी से रिप्रेजेंट करूंगी। सबके लिए जो फॉर्मूला होगा वो सी होगा, चाहे वो कोल हो, चाहे वो कोक हो, चाहे वो चारकोल हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, लेकिन सब दिखने में अलग अलग दिखते हैं। इसका मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। बट अगर आप सबको जला के देखोगे तो सबके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनेगी और हीट निकलेगी। हीट की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन CO2 तो बन ही रहा है ना सबके अंदर। इसका मतलब सबके अंदर कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, CO2 बना। तो इसका मतलब जो डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म्स हैं, एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म्स हैं हमारी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या दिखा रही है? डिफरेंट दिखा रही है, उनकी अलग अलग शक्ल सूरत है, लेकिन केमिकली वो सारी सेम होती हैं। तो उसे बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एलोट्रोपी। अब बात करते हैं हम फास्फोरस के अंदर। तो फास्फोरस के अंदर बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमारे जो मेन है वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इसका मतलब फास्फोरस जो है कई दिखाता है, ये नहीं कह रही मैं कि सिर्फ 2 ही दिखा रहा है। फास्फोरस काफी दिखाता है, रेड, व्हाइट, ब्लैक, लेकिन जो मेन जो है, 2 मेन है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो 2 मेन एलोट्रॉप्स में से कौन सी है? एक है उसको व्हाइट फास्फोरस भी बोलते हैं, और कई जगह पे उसको येलो फास्फोरस भी बोल देते हैं। दूसरी है जो हमारे पास, वो है रेड फास्फोरस। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो फास्फोरस है वो सिंगल कभी P की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। 4 एक साथ रहते हैं एटम, तो P4 हर एक में जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम P4 लिखेंगे, चाहे वो व्हाइट वाले के लिए लिखें, चाहे हम रेड वाले के लिए लिखें। एलिमेंट जो फास्फोरस होता है वो 4 एक साथ रहते हैं एटम। जैसे सल्फर 8 के साथ रहता है, फास्फोरस 4 के साथ रहता है। अब बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर की। अब व्हाइट फास्फोरस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। डिस्क्रीट मतलब अकेली अकेली। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फास्फोरस है और फिर वो लिंक है दूसरे के साथ। जैसे आपने सुना होगा, आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना, कुछ पिरामिडल टाइप से, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। किस हिसाब से? जैसे ये चीज है, ये एक फास्फोरस है, ये दूसरा फास्फोरस है, ये तीसरा फास्फोरस है और ये चौथा फास्फोरस है।
कितने हो गए हमारे पास? 4 फॉस्फोरस हो गए। किस टाइप की शेप है देखो, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकती हूँ, 1 2 और ये 3, और ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये पीछे वाला एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इतना समझ में आ गया? एक तरीके से यूं पिरामिड बन रहा है। अब ये जो यूनिट है ये अलग है, इसके साथ दूसरी यूनिट होगी, ये हमने ऐसे ही दूसरी यूनिट बना ली। ये अलग अलग यूनिट्स हैं और इनके बीच में हल्की सी जो फोर्सेस हैं जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है वॉन डेर वाल फोर्स। और आपको पता है वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं। जबकि रेड फॉस्फोरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं है। इसकी तो अकेली यूनिट है ना एक P4 की, इसकी अकेली नहीं होती, इसकी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है। पॉलीमरिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो चेन के रूप में रह रहा है, तो और सारे के सारे बॉन्ड कोवलेंट है। देखो अब आप इतना ध्यान रख लो, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है। देखो इसमें भी 3 ही बनाए थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबने 3 बॉन्ड बनाए। इसमें भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो चेन बनाएगा। तो अब मान लो हम वैसे ही करते जैसे हमने इसके लिए किया था, ऐसे ही किया था ऊपर फॉस्फोरस, ये हमारी हो गई चौथी। अब यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट किसी दूसरे के साथ अटैच है, दूसरी चेन वाले के साथ, इस तरीके से। अब आप 3 पूरा करेंगे तो आप बनाएंगे, देखो इस फॉस्फोरस के 3 पूरे हो गए, 1 2 3, और इस फॉस्फोरस के 1 और ये 2, और ये आगे चेन पूरी करेगा कंप्लीट, अगली वाली चेन से जुड़ेगा। इसके 1 2 और ये 3, इसके 1 2 3 कंप्लीट है। इसी तरीके से ये 1 2 और ये 3, और इसके 1 2 और ये 3, और 1 2 और ये आगे चेन को कंप्लीट करेगा। ये जितने भी बॉन्ड आई, देखो ये एक P4 था ना, अगर हम बात करें तो, हालांकि हम एक ग्रुप नहीं ले सकते, ये कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो ये P4 है, ये यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर इनको जो P4 को जोड़ने वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन वॉन डेर वाल बॉन्ड। तो यही मेन रीजन है कि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो स्टेबल एलोट्रोप है। इसका मतलब रेड फॉस्फोरस क्या होता है, स्टेबल होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं मिलेगा। लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस ड्यू टू वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, व्हाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। इसका मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है। जितने भी एलोट्रोप है सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है व्हाइट फॉस्फोरस। फर्स्ट थिंग समझ में आ गई है कि हम इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है। अब जैसे इनका नाम है उस पे बात जाते हैं कि व्हाइट क्यों है और रेड क्यों है। जो इसका कलर है, इसका एक्चुअल में जब ये बिल्कुल प्योर होता है तो ये होगा व्हाइट कलर का। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि मान लो लाइट की तरफ चला गया, एक्सपोजर होने से लाइट की वजह से ये थोड़ा सा येलो पड़ जाता है, तो इसीलिए इसी को हम व्हाइट भी बोलते हैं और येलो भी बोलते हैं। तो नाम से पता चल गया इसके कलर को बता रहा है। रेड वाले की बात करते हैं तो ये रेड दिखाई देता है, सिंपल सी बात है। तो आपके साथ साथ डिफरेंसेस भी हो रहे हैं, दोनों में आपको पता भी चल जाएगा किसमें क्या प्रॉब्लम है। इसकी स्ट्रक्चर अलग थी, इसकी डिस्क्रीट यूनिट्स थी, अलग अलग यूनिट्स थी, बस वो कहीं कहीं वॉन डेर वाल फोर्सेस से थोड़ा बहुत रिडक्शन दिखा रहे हैं, इसी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यूनिट बिल्कुल अलग है। इसके अंदर जो है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर थी, चेन बनी हुई थी, और उस चेन की वजह से बहुत स्टेबिलिटी आ गई है इसके अंदर, तो ये हो गया हमारा स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर कनेक्शन किसकी वजह से है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। अब बात करते हैं हम इसकी ऑर्डर के। अब ऑर्डर जो होता है ये, इसमें ऑर्डर होता है गार्लिक ऑर्डर। लहसुन में जैसे इसको एक स्मेल आती है वैसी स्मेल इसके अंदर होती है, जबकि इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, ये कलरलेस होता है। चौथा डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये बहुत पॉइजनस होता है। जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है ये पॉइजनस होता है, और अगर ज्यादा देर तक अगर कोई कांटेक्ट में रहता है, जैसे कहीं फैक्ट्रीज वगैरह में फॉस्फोरस बनाया जाता है वहां पर, तो उनको फोसीजो वाली डिजीज हो जाती है। फोसीजो का मतलब आपकी जो मुंह के अंदर जो जाड़ होती है वो थोड़ी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, तो फोसीजो डिजीज कर देती है। ये जो होती है इसमें कोई पॉइजन नहीं होता, ये नॉन पॉइजनस होती है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये जो है व्हाइट फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरेसेंस दिखाती है। फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या है? जब आप इसको बर्न करते हैं एयर के अंदर, अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को बर्न करते हैं एयर में तो ग्रीन ग्लो चमकने लग जाती है, चाहे वो अंधेरे में ही क्यों ना हो। अंधेरे में भी आप उसको देख सकते हो। तो इसका मतलब जैसे आपने रिफ्लेक्टर देखे होंगे ना, उसी तरीके का कुछ इसमें दिखाई देगा, ग्रीन कलर का ग्लो होगा तो आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये फॉस्फोरेसेंस दिखाता है, जबकि ये कोई ऐसा ग्लो नहीं दिखाता, तो इसमें फॉस्फोरेंस नहीं होता। ठीक है, डज नॉट ग्लो, कोई ग्लो इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर ग्लो करता है। अब इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला कम रिएक्टिव है, कि स्टेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। स्टेबल कौन है? ये स्टेबल होगा, उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। जो पहले से अनस्टेबल है उसमें थोड़ी मेहनत नहीं लगने वाली। इसका मतलब किसके अंदर ज्यादा मेहनत लगेगी तोड़ने के लिए? इसके अंदर। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कंपैरिजन किसके? इसके। इसका क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। अगर बात करें हम कि अगर कौन एयर में रखेंगे तो फायर कैच कर सकता है। अब क्योंकि सीधी सी बात है, इसके अंदर वॉन्डरवॉल फोर्सेस थी तो अनरिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से वॉन्डरवॉल फोर्सेस टूट जाती हैं। बहुत रिएक्टिव होने की वजह से अगर हम एयर में रखेंगे तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये फायर कैच कर लेता है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता है। तो या आप ये भी कह सकते हो कि ये फायर को कैच करके और जो फॉस्फोरस है वो किस में बन जाएगा? फॉस्फोरस का क्या बन जाता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म होगा, P4O10 बन जाएगा नॉर्मली। लेकिन ये रिएक्शन करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आप उसको गर्म करोगे। बिना गर्म करे रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? ये स्टेबल है। तो ये बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा? जब आप हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ। किसको? फॉस्फोरस को, रेड वाले को हीट करोगे तो बनेगा क्या? P4O10, क्योंकि ये स्टेबल ऑक्साइड होता है फॉस्फोरस का। ठीक है, तो हमारे अब डिफरेंसेस हो चुके हैं। कुछ एक आधे क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं कि आप में से बताओ कौन सा एलोट्रॉप पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, किसकी मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो ये तो आपको अभी लिखवाया था मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में कि किसकी पॉलीमेरिक है। रेड फॉस्फोरस है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जबकि इसकी तो एक यूनिट थी। तो एक यूनिट है तो इसका मतलब ये कैसी स्ट्रक्चर है? इसकी मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। दोबारा से बता देती हूँ, फॉस्फोरस एलोट्रॉप सिखाता है, कई एलोट्रॉप दिखाता है, ब्लैक बी, व्हाइट बी, रेड बी, लेकिन उनमें से जो दो मेन थे वो हम कर रहे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन द डिस्क्रीट यूनिट्स, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ वंडरवॉल होती हैं। और इसके अंदर जो है वो पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होती है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, इस वजह से ये बहुत स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होते हैं, फायर कैच नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए इनका। यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि खुले में रख रहे हैं तो जल्दी से वो रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हैं। तो ये कैच कर लेती है फायर आराम से, P4 जो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरस के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि इसको फॉस्फोरस के ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ रहा है। व्हाइट कलर का था नाम एज सजेस्ट, इसमें रेड होता है, इसमें ऑर्डर होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, ये पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है, इसमें फॉस्फोरेंस होता है, इसमें नहीं होता है। तो ये सब हम कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।